हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित यह अगला प्रैक्टिस सेट लाए हैं। सक्षमता परीक्षा हालांकि 12 मई से होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से अभी उसे स्थगित किया गया है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं वह प्रश्न जो इस आने वाले परीक्षा की दृष्टि से सबसे अधिक लाभकारी साबित हो। बिना देर किए हुए चलते हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि महावीर का मूल नाम क्या था। महावीर का जो मूल नाम है, स्वामी महावीर जो जैन धर्म स्वामी महावीर का जो मूल नाम है वह वर्धमान है। स्वामी महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म स्थान जो है वैशाली में है, तो इनका मूल नाम वर्धमान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 ईस्वी में, उसके बाद प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष उसका कौन बना। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जो नाम आता है वह आता है बदरुद्दीन तैयब जी का। ये तीसरे अध्यक्ष और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, यानी ये जो है 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये अध्यक्षता किए थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम धर्म प्रवचन कहलाता है। तो महात्मा बुद्ध को जब गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके पश्चात जब उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में, तो उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उस घटना को जो है जो उन्होंने दिया है अपना पहला प्रवचन, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। महाविनिष्क्रमण जो है, उन्होंने जो परिवार त्याग किया था वो महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, तथा उन्होंने जो अपना शरीर का त्याग किया है उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, और प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन थे। तो जैन धर्म के तीर्थकारों की बात हो रही है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए हैं। प्रथम जो है ऋषभदेव हैं, 23वें जो है वो पार्श्वनाथ हैं, और 24वें और अंतिम जो तीर्थकार हैं वो स्वामी महावीर हैं। अर्थात चौथा नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी कि 24वें और अंतिम तीर्थकार जो है वो महावीर स्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, या फिर हेक्टर मुनरो कर रहे थे, या फिर ये वारेन हेस्टिंग कर रहे थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि प्लासी के लड़ाई जो 1757 ईस्वी में हुई है, उसमें जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। हम जो है एक एक प्रश्नों को देखेंगे, जो कि महत्वपूर्ण सभी प्रश्न होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ हम आपसे यह भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और ताकि सभी लोग इससे अपनी तैयारी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है छठा कि बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें जो बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया है, तो यहाँ फिर हेक्टर मुनरो ने किया है, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और ये प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव किए हैं, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वह हेक्टर मुनरो किए हैं। बक्सर की युद्ध हुई थी जिसमें ये जो मुगल बादशाह थे और अवध के नवाब तथा बंगाल के नवाब, इन तीनों की संयुक्त सेना जो है वो बक्सर में लड़ी थी, और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इन तीनों की सेनाएं जो है वो हार गई थी, और इसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो प्रस्तुत सहायक संधि था, लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है वो सहायक संधि किए थे बहुत सारे ये राजघरानों के साथ, और उसके तहत जो है वो राजघराना जो है अंग्रेजों को कर दिया करते थे, और बदले में अंग्रेज जो है उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का ये वादा लिया था। तो इसमें जो सबसे पहला सहायक संधि जो है
वो किसने किया था? तो पहला जो सहायक संधि में नाम आता है वो हैदराबाद के निजाम का आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि सहायक संधि में जो है सबसे पहले कौन किए हैं? तो सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ जो है सहायक संधि किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य क्षय या फिर हड़प नीति जो है या जब्ती का सिद्धांत यह किसने लागू किया था? तो जब्ती का सिद्धांत जो है लागू करने का जो नाम आता है वो लॉर्ड डलहौजी का नाम आता है कि इसने जो है ये जब्ती का सिद्धांत लागू किया था कि जिन राज परिवार के पास जो ये हैं संतान नहीं होगा उसके जो ये पूरी संपत्ति है उसको जब्त करके अंग्रेजों की संपत्ति अंग्रेज उस पर जो है अपना कब्जा कर लेते थे। तो यह जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है और भी कई काम हुए हैं, जैसे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई 1853 ईस्वी में। भारतीय डाक व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ, तथा ये क्या बोलते हैं कि भारतीय शिक्षा से संबंधित जो आया सैडलर आयोग वो भी 1854 में लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में आया था। ये हम लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। तो ये अभी हम लोग इस पर चर्चा किए हैं कि जो डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल है वह लॉर्ड डलहौजी हैं। 1854 ईस्वी में डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी और भारतीय रेल की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यह कथन किसका है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सुभाष चंद्र बोस या फिर अरविंद घोष या भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद का कथन है। तो यह जो कथन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह बहुत ही फेमस कथन है जो कि सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह कथन है। अर्थात इसका सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है घोषित किया गया था यह कहाँ पर हुआ था? यानी कांग्रेस का 1929 ईस्वी का अधिवेशन किस जगह पर हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है कि यह कांग्रेस का अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 के बीच चला उसको क्यों रोकना पड़ा था? तो असहयोग आंदोलन को रोकने का जो सबसे बड़ा रीजन था कि असहयोग आंदोलन के समय जो है चौरा चौरी जैसी घटनाएं हुई थी जिसमें जो है पुलिस चौकी को आग लगा दिया गया था और इस घटना से ये होकर के गांधी जी ने जो है चौरा चौरी ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। हालांकि इससे जो है सारे लोग नाराज हुए थे और इस नाराजगी के कारण जो है ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के जो है एक अलग पार्टी स्वराज पार्टी की स्थापना भी करते हैं 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यह जो है संलग्न क्षेत्र कितने समुद्री मील की दूरी पर है? यह क्लास 8 के जो है ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, यानी हमारी दुनिया पुस्तक का, कि जो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन है आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं, तो यह कितना है? तो यह जो क्षेत्र है इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि यह ये 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है यह एकांतिक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? भारत के जो सबसे लंबा तटवर्तीय क्षेत्र वाला राज्य तो गुजरात है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश में से किस देश से सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है? तो सबसे लंबा जो स्थलीय रूप से सीमा लगता है वह भारत का बांग्लादेश, जो कभी पूर्वी पाकिस्तान यानी और कभी पूर्वी बंगाल था, उसी पूर्वी बंगाल से जो है भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा वर्तमान में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो जम्मू कश्मीर राज्य का जो हिस्सा जिस पर अभी चीन का अधिकार है उसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, और जो हिस्सा पीओके के ये में है भारत का जो अभी हिस्सा है उसको पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो कश्मीर का कुछ हिस्सा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, यानी पाकिस्तान के द्वारा अनाधिकृत कब्जा है उस पर, और कुछ हिस्सा जो है वो चीन के द्वारा अनाधिकृत कब्जे में है, उसको अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है यह कहाँ स्थित है?
तो बिहार का जो तेल शोधक कारखाना है यह कहाँ स्थित है, तो यह बिहार के बेगूसराय जिला के बरौनी में स्थित है। अर्थात 16वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है, ये तो हम सभी जानते हैं कि बिहार का जो अपना तेल शोधक कारखाना है वो बरौनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दो प्रमुख नाम हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के नेतृत्व में जो है ये जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। प्रयास जो है इन लोगों के द्वारा 1908 ईस्वी में किया गया। और इसमें जो है ये दो और इससे प्रश्न बनेंगे कि इसमें दोनों लोग जो है वहाँ से जो बम फेंके थे तो वो किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में सवार नहीं था, और केनेडी और उसकी केनेडी की पत्नी और उसकी बेटी जो है उसमें शिकार हुई उस बम का। और इसके लिए जो है प्रफुल्ल चाकी और ये खुदीराम बोस वहाँ से निकले। तो प्रफुल्ल चाकी ने जो है अपने ये कर लिए, बोले कि हम अंग्रेज़ों के हाथ जो है सज़ा पाने से अच्छा है खुद सज़ा देंगे, और इनको जो है खुदीराम बोस को जो है 1911 में फांसी की सज़ा दी गई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि चूना पत्थर लाइम स्टोन का कायांत्रित रूप है। लाइम स्टोन का कायांत्रित रूप कौन सा है। लाइम स्टोन का जो कायांत्रित रूप है वह संगमरमर है, स्लेट है, ग्रेनाइट है या फिर क्वार्टजाइट है। इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है कि चूना पत्थर का जो कायांत्रित रूप है 18वां नंबर प्रश्न के लिए वह है ऑप्शन नंबर ए कि संगमरमर जो है वो चूना पत्थर का कायांत्रित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर जो बिहार का स्थान है वर्तमान में यह 2011 के जनगणना के अनुसार वह भारत में प्रथम है। यानी यहाँ प्रति 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो तीसरा है। सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाले राज्यों में बिहार तीसरे नंबर पर आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का स्थान है वो 12वां है। हम लोग तीनों याद रखेंगे। बिहार का स्थान पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर पर जो है वो पूरे भारत में 1 नंबर पर राजस्थान है। बिहार की स्थिति 12वें नंबर पर है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार की स्थिति तीसरे नंबर पर है तथा जनसंख्या घनत्व यानी कम जगह में अधिक व्यक्ति रहने का जो घनत्व है वो सबसे अधिक बिहार में है, जो कि 1106 लोग हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो इसलिए इसका स्थान जो है भारत में प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रेगूर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो मिट्टी की जो प्रकार है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, जो दोमट मिट्टी, उसी में काली मिट्टी को जो है वो रेगूर मृदा के नाम से जाना जाता है। और रेगूर मृदा जो है वह कपास की खेती के लिए, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए जानी जाती है, तो काली मिट्टी में सबसे अधिक खेती जो है वह कपास की होती है। और काली मिट्टी को ही रेगूर मृदा के नाम से जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर सबसे होगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। अब यह साइंस का प्रश्न है। मनुष्य का जो यह हृदय है यह 4 कोष्ठक में बटा होता है। अलिंद और निलय के नाम से जानते हैं, 2 लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में। तो बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय, ये 4 कोष्ठक से घिरे होते हैं मनुष्य का हृदय। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हम अब विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न कर रहे हैं। हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ आपसे यह भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए तथा आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए और सभी लोग इससे अपनी तैयारी कर सके, इसलिए दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि दाढ़ी बनाने के लिए यानी हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है। सैलून में जो है जो दर्पण इस्तेमाल होता है वो कौन सा दर्पण है। तो सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वह अवतल दर्पण है, जो कि एक गोलीय दर्पण है। अवतल और उत्तल ये 2 गोलीय दर्पण है, यानी यह किसी न किसी ठोस गोले से बना हुआ दर्पण है। उसमें दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण इस्तेमाल होता है वो अवतल दर्पण। और गाड़ी में हम लोग के जो साइड मिरर के रूप में लगा होता है, मोटरसाइकिल में, 4 व्हीलर में, बस में, ट्रक में, तो वहाँ जो है उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। हालांकि आजकल जो ये है ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो समतल दर्पण का इस्तेमाल करती दाढ़ी बनाने के लिए, लेकिन अवतल दर्पण का यूज वहाँ करना है।
क्यों करना है अवतल दर्पण का? क्योंकि अवतल दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब उससे आकार में बड़ा बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आकार में जो है बराबर बनता है, तो इसलिए बेहतर होता है कि उत्तल दर्पण का वहाँ प्रयोग किया जाए और अवतल दर्पण का हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाए। और उत्तल दर्पण का इसलिए करते हैं साइड मिरर के रूप में कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा रहता है, इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, यानी अग्निशमन जो आग बुझाने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वह कौन सा गैस का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है 23वां नंबर क्वेश्चन का, कि आग बुझाने के लिए जो गैस का प्रयोग होता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में कितना होगा, यानी कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर वजन है तो उसका चंद्रमा पर वजन बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो किसी भी वस्तु का वजन जो पृथ्वी पर है इसके कंपैरिजन में जब वह वस्तु चंद्रमा पर पहुंचती है तो वहां वजन बढ़ने के बजाय घटता है, और कितना घटता है तो वह 1/6 भाग रह जाता है। यानी अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर 6 kg वजन का है तो चंद्रमा पर उसका भार जो है वह मात्र 1 kg का होगा। और ये जो कमी है उसके भार में, यह उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण आभासी कमी है, ना कि यह कोई परमानेंट कमी है। फिर उसी वस्तु को अगर पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका वजन 6 kg हो जाएगा। और अगर इसको उल्टा कहें तो कोई 1 kg का वस्तु जो चंद्रमा पर 1 kg है, पृथ्वी पर वह हकीकत में 6 kg का होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से पाया जाता है? तो अम्ल की परिभाषा यह है कि अम्ल की कुछ खासियत है जिसको हम लोग याद करते चले। अम्ल सदैव स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो है उसका pH वैल्यू 7 से हमेशा कम होता है। अम्ल जो है वो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये अम्ल से रिलेटेड है। तो जितने भी अम्ल होंगे वो जल में घुल के हाइड्रोजन आयन देंगे, अर्थात जितना भी अम्ल है उन सभी में हाइड्रोजन तत्व निश्चित रूप से उपस्थित होता है। और ये इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन जड़त्व के नियम को सही बताता है? तो जड़त्व का जो नियम है कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो वह विराम में रहना चाहेगी, और अगर कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहना चाहेगी। तो ये जड़त्व का नियम है, और यही नियम जो है न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। यह नियम क्या है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। अर्थात इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कि जड़त्व का नियम जो है वह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, यह जो है आजकल इसका शिकार अधिकांश लोग हो रहे हैं। तो इसका जो है एक स्वस्थ मनुष्य के लिए जो रक्तचाप है वह कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है वो जो वैल्यू है उसका 120/80 होना चाहिए, तो वह स्वस्थ मनुष्य के रूप में काउंट किए जाएंगे। और अगर उससे अधिक है तो वह जो है ब्लड प्रेशर हाई के रूप में माना जाएगा, उससे कम है तो ब्लड प्रेशर लो के रूप में माना जाएगा। तो ना हाई ब्लड प्रेशर अच्छा है ना लो ब्लड प्रेशर अच्छा है। जो स्वस्थ मनुष्य के लिए है वो 120/180 सबसे बेहतर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मनुष्य के रुधिर का यानी ब्लड का pH वैल्यू कितना होता है? तो ब्लड का जो pH वैल्यू है आदमी का वह लगभग उदासीन के करीब होता है, लेकिन हल्का सा क्षारीय होता है। अर्थात इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा, कि मनुष्य का pH मान जो है वो 7.4 होता है। याद रखिएगा 7 जो है यह उदासीन होता है, ये pH वैल्यू pH स्केल है। 7 जो है उदासीन होगा, 0 से काउंट होगा, 0 से 7 तक इधर अम्ल होगा, और 7 से ज़्यादा तक इधर जो है वह भस्म होगा, और या फिर क्षार कहेंगे 7 से 14 तक। तो ये 7 जो है उदासीन है। शुद्ध जल हम लोग जो पीते हैं पानी, उसका जो pH वैल्यू है वो बिल्कुल 7 होता है, और मनुष्य के रुधिर का pH वैल्यू 7.4 है, अर्थात मनुष्य का रुधिर जो है हल्का क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तो शरीर में जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो शरीर में खून के शुद्धिकरण का जो कार्य है वो कौन अंग करता है, ये भी जानते चले। वो कार्य जो शुद्धिकरण का कार्य है वो हमारा किडनी करता है, जिसको गुर्दा के नाम से भी हम लोग जानेंगे। और ये जो प्रोसेस है उसको डायलिसिस के नाम से जानते हैं। अर्थात 29वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 की रक्त में लाल रंग में किसके कारण होता है, यानी रक्त का जो रंग लाल है वह किसकी उपस्थिति के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है? तो यह जो उपस्थिति होती है यह हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है रक्त का रंग लाल रूप ये जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। अब ये जो प्रश्न है वह भारतीय संसद यानी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न है। तो हम आपसे एक बार फिर जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, और ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो आपको मिलेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद किससे बनती है? या केवल लोकसभा से बनती है, या फिर राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों से बनती है, या लोकसभा राष्ट्रपति से, या फिर लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से? तो याद रखिएगा कि भारतीय संसद के यह तीनों अंग हैं। लोकसभा भी उसी का अंग है, राज्यसभा भी उसी का अंग है, राष्ट्रपति भी उसी का अंग है। जिसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, और राज्यसभा जो अस्थायी सदन है उसके सदस्यों का कार्यकाल वैसे 6 वर्षों का होता है, लेकिन वह एक परमानेंट सदन है, अस्थायी सदन के रूप में यह जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कथन असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, और है कि लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो ये तीनों कथन सत्य है कि लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन भी है, और ये राज्यसभा जो है वो अस्थायी सदन है, लेकिन ऑप्शन में अस्थायी कर रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्योंकि पूछा क्या जा रहा है? तो असत्य पूछा जा रहा है। सवाल पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सवाल अक्सर जो है जाना हुआ सवाल ध्यान नहीं देने के कारण ही छूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि राज्यसभा में जो हमारे संसद का ऊपरी सदन है अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या है वह 250 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि बिहार में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? जी, बिहार में राज्यसभा के लिए जो अधिकतम सदस्यों का निर्वाचन होता है वो कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा के लिए जो अधिकतम सदस्यों का निर्वाचन होता है वो 16 होता है। याद रखिएगा, RS यानी राज्यसभा इसके लिए 16 होता है, LS यानी लोकसभा इसके लिए 40 सदस्य निर्वाचित होते हैं, VS यानी विधानसभा इसके लिए 243 सदस्य निर्वाचित होते हैं, और VP यानी राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन जिसको विधान परिषद के नाम से जानते हैं इसके लिए 75 सदस्य निर्वाचित होते हैं। याद रखेंगे हम लोग एक बार फिर से कि राज्यसभा के लिए 16, लोकसभा के लिए 40, विधानसभा के लिए 243 और विधान परिषद के लिए 75 सदस्य निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि राष्ट्रपति अंगल समुदाय, भारतीय अंगल समुदाय यानी एंग्लो इंडियन से कितने प्रतिनिधित्वों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि लोकसभा के लिए जो है वो 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्य, जो कि एंग्लो इंडियन नहीं होते, ये याद रखिएगा। ये जो 12 सदस्य हैं ये भारतीय होंगे, अलग अलग क्षेत्र में विशेष में होंगे, जैसे कुछ खेल से होंगे, कुछ कला से होंगे, तो सभी अलग अलग क्षेत्रों से जो है जो ये लोग होते हैं उनको राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं, और लोकसभा के लिए भारतीय एंगल समुदाय के यानी एंग्लो इंडियन के 2 लोग को मनोनीत करते हैं। तो 35 का आंसर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो जो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है वो CDS होता है, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, या फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या थल सेना अध्यक्ष। तो भारतीय 3 सेना है, यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना, और तीनों सेनाओं का एक एक प्रमुख होता है। थल सेना का प्रमुख थल सेना अध्यक्ष, जल सेना का प्रमुख जल सेना अध्यक्ष, और वायु सेना का प्रमुख वायु सेना अध्यक्ष। और उन तीनों का भी एक ये होते हैं जो CDS के रूप में जाने जाते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो ये प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं वो बिपिन रावत थे।
विमान दुर्घटना में उनकी जो है दर्दनाक हादसा हो गया। और ये जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होते हैं। अगला सवाल है 37 कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता क्या नहीं है, प्रश्न में फिर नहीं छुपा है, याद रखिएगा। वह भारत का नागरिक हो, करेक्ट है। वह 35 वर्ष की आयु का हो, ये भी सही है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, यानी एक जो लोकसभा के मेंबर बनते हैं उनकी जितना भी योग्यताएं हैं वो सारी योग्यताएं हो, ये भी करेक्ट है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह गलत है, क्योंकि संसद के किसी सदन का सदस्य होना राष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं है, अर्थात इस प्रश्न का नहीं लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान का पूछा जा रहा है, अगर था रहता तो फिर ये वर्तमान में भारतीय संविधान के 25 भाग हैं, और अगर था में पूछा जाए कि कितने भागों में विभाजित किया गया था जब संविधान का निर्माण हुआ था, तो उस वक्त 22 भागों में विभाजित किया गया था, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो 25 भागों में से भारतीय संविधान का चौथा भाग जो है और अनुच्छेद 36 से 51, भाग कौन सा, चौथा, और अनुच्छेद कितना 36 से 51 के बीच जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब है 40वां प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। तो मूल अधिकार का जो वर्णन है वह है ये भाग 3 में, और अनुच्छेद जो है वह 12 से 35 के बीच जो है मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। और इस प्रकार जो है हम लोग अभी 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपकी आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभकारी आपके लिए साबित होगा, तथा साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हम मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।